आज हम गवाहियों, डेटा और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू का एकदम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस बंद दरवाजे के पीछे का सच समझते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब ये खौफनाक चेतावनी कैंपस में हर जगह गूंजती थी। एक नियम याद रखना, 3rd फ्लोर वाली लाइब्रेरी के पास मत जाना। दिलचस्प बात यह है कि उस लाइब्रेरी के बाहर कोई ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड नहीं था। ये खौफ बस एक परंपरा की तरह बैच दर बैच ट्रांसफर होता गया। कोई सवाल नहीं पूछता था, सिर्फ कानाफूसी और अफवाहों के बल पर एक पूरी जगह को सालों तक अछूता रखा गया था। लेकिन फिर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर अभय की। उसके दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आया, अगर सच में वहां कुछ है तो आज तक किसी ने पता क्यों नहीं लगाया। अभय के दादाजी एक जाने माने तांत्रिक थे, इसलिए उसने बचपन से ही सीखा था कि हर परछाई भूत नहीं होती। इसी तार्किक सोच ने उसे अंधेरे के सामने घुटने टेकने के बजाय इस रहस्य की जड़ तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। उसे सच जानना था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कॉलेज प्रशासन का इतिहास हमें 12 साल पीछे ले जाता है। इसे शेखर की घटना कहा जाता है। शेखर एक जूनियर लाइब्रेरियन था जिसे नाइट शिफ्ट मिली थी। पहली ही रात के बाद अगली सुबह वो लाइब्रेरी में बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, पर वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। अगली कुछ रातों तक जब भी वो अकेला होता, उसे अपना नाम पुकारे जाने की आवाजें आती रहीं। और फिर ये कहकर कि कोई हमेशा उसे घूरता रहता है, उसने नौकरी ही छोड़ दी। और बस इसी घटना के बाद प्रशासन ने उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए सील कर दिया। लेकिन अभय और उसके दोस्तों के लिए ये अधूरा सच काफी नहीं था। यहीं से हमारी कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कॉलेज प्रशासन की सख्त चेतावनियों के बावजूद इन छात्रों ने तय किया कि वो सच सामने लाएंगे। उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाया और एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को चुपके से कैंपस में बुला लिया। ये कोई बचकानी हरकत नहीं थी, बल्कि डर को सीधे विज्ञान की कसौटी पर परखने की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता, जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट थे, उनका इन्वेस्टिगेटिव टूलकिट बहुत ही कमाल का था। इसमें ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर और नाइट विजन कैमरा जैसे आधुनिक साइंटिफिक गैजेट्स तो थे ही, लेकिन साथ ही मोमबत्तियां और नमक जैसी पारंपरिक चीजें भी थीं। मकसद एकदम साफ था, लाइब्रेरी में होने वाली किसी भी हलचल को बिना किसी बायस के पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्ड करना। हमें सिर्फ फील नहीं करना था, हमें डेटा चाहिए था। अगले 3 दिनों में जो हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इन्वेस्टिगेशन का लेवल हर रात बढ़ता गया। पहली रात ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप करने लगा और सारी फ्लैशलाइट्स एक ही झटके में बंद हो गई। दूसरी रात चीजें फिजिकल होने लगी, किताबें शेल्फ से उड़कर गिरने लगी और रिकॉर्डर में अजीब सी फुसफुसाहटें कैद हुई। और तीसरी रात तक तो वो एनर्जी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। भारी फर्नीचर हिंसक तरीके से पलट दिए गए और कमरे का तापमान एकदम से बर्फ जैसा ठंडा हो गया। साफ लग रहा था कि उस अदृश्य शक्ति को ये जांच बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 0%। दूसरी रात की जांच के दौरान एक स्टूडेंट के मोबाइल की बैटरी 20% पर थी और कुछ ही मिनटों के अंदर बिना यूज किए वो सीधे 0 पर आ गिरी। पैरानॉर्मल फील्ड में इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। इसका सीधा अर्थ है कि वो अदृश्य शक्ति खुद को प्रकट करने के लिए आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स से एनर्जी सोख रही थी। लेकिन इन 3 रातों की जांच का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ। वो जो खौफ अब तक सिर्फ 3rd फ्लोर के उस बंद दरवाजे तक सीमित था, वो अब उस लाइब्रेरी की बाउंड्री तोड़कर बाहर आ चुका था। इस जांच ने अनजाने में उस रुकी हुई एनर्जी को पूरे कैंपस में फैलने का रास्ता दे दिया था। और इसके बाद जो दहशत फैली, उसने पूरे कॉलेज प्रशासन की नींद उड़ा दी। हालात इतने खराब हो गए कि क्लासरूम की आखिरी बेंच पर काली परछाइयां दिखने लगीं। वॉशरूम के बंद दरवाजों के पीछे से कदमों की आवाजें आने लगीं। रात के सन्नाटे में किसी लड़की के रोने की डरावनी आवाजें गूंजती और हॉस्टल की खिड़कियों पर गहरी परछाइयां नजर आती। ये सिर्फ अफवाहें नहीं थीं, स्टूडेंट्स सच में डरे हुए थे। दहशत इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन ने छात्रों को कॉलेज से निकालने तक की धमकी दे दी। मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका था। अब इस केस में 2 बिल्कुल अलग अप्रोच देखने को मिलते हैं। डॉक्टर मेहता का विज्ञान आधारित तरीका बहुत ही शानदार था। उन्होंने ईएमएफ और टेम्परेचर ड्रॉप के डेटा से ये तो साबित कर दिया कि वहां कुछ मौजूद है, लेकिन विज्ञान की लिमिट वहीं खत्म हो गई। वो उस शक्ति को शांत नहीं कर पाया।
यहीं पर सत्यदेव बाबा की जरूरत महसूस हुई। उनका पारंपरिक तरीका डेटा इकट्ठा करने पर नहीं, बल्कि आत्मा की भावनाओं को समझने और संवाद स्थापित करने पर केंद्रित था। सत्यदेव बाबा ने वहां पहुंचते ही माहौल को भांप लिया और एक बहुत बड़ी बात नोटिस की। उन्होंने बताया कि ये आत्मा लोगों को डराना नहीं चाह रही है और न ही ये कोई भटकती हुई डरी हुई आत्मा है। ये क्रोधित थी, इसके अंदर एक गहरा आक्रोश भरा हुआ था, और जब कोई एंटिटी इस तरह आक्रामक होती है तो इसका मतलब है कि वो किसी बहुत बड़े अन्याय के खिलाफ न्याय मांग रही है। उस आत्मा से संपर्क करने के लिए बाबा ने बहुत ही सटीक और सुरक्षित कदम उठाए। सबसे पहले लाइब्रेरी के गेट पर नमक से एक सुरक्षा रेखा बनाई गई। फिर उस भारी डार्कनेस को तोड़ने के लिए मोमबत्तियां जलाई गईं और खास संस्कृत मंत्रों का जाप शुरू हुआ, जिससे वहां का पूरा एटमॉस्फेयर शिफ्ट होने लगा। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था डॉक्टर मेहता का डिजिटल रिकॉर्डर ऑन रखना, ताकि साइंस और ट्रेडिशन के इस कॉम्बिनेशन से उस आत्मा को अपनी बात कहने का एक चैनल मिल सके। और फिर उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए रिकॉर्डर में एक आवाज कैप्चर हुई। मुझे यहाँ बांध दिया गया था। एक बेहद सर्द, कांपती हुई और दर्द से भरी आवाज। इस एक लाइन ने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये कोई डरावनी आवाज नहीं थी, ये एक इंसान की चीख थी जो दशकों से उन घुटन भरी दीवारों के बीच कैद थी। इसके बाद उस आत्मा ने जो सच बताया, उसने इस पूरी केस फाइल को ही पलट कर रख दिया। रिकॉर्डर में आवाज आई, ये आत्महत्या नहीं, हत्या थी। सोचिए, दशकों से जिस केस को कॉलेज प्रशासन एक दुखद सुसाइड मानकर फाइलों में दबा चुका था, वो असल में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। यही वो खौफनाक सच था जिसे छुपाने के लिए उस लाइब्रेरी को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। चलिए 20 साल पहले हुए इस अपराध की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। एक महिला लाइब्रेरियन को कॉलेज का ही एक प्रोफेसर लगातार हैरास कर रहा था। कुछ दिनों बाद जब उसने हिम्मत करके ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज कराई तो सिस्टम ने न्याय देने के बजाय उसी को गलत ठहरा दिया। और फिर एक रात 3rd फ्लोर की उसी लाइब्रेरी में बेरहमी से उसका मर्डर कर दिया गया। और अगली सुबह क्राइम सीन को ऐसे सेट किया गया जैसे उसने खुद अपनी जान ली हो। इसीलिए वो आत्मा 20 सालों से वहां न्याय के इंतजार में तड़प रही थी। सच सामने आने के बाद अब वक्त था उस आत्मा को आजाद करने का। रात के ठीक 2:30 बजे उसी लाइब्रेरी के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। सबसे जरूरी स्टेप था उस मृत लाइब्रेरियन का असली नाम पुकारना, ताकि उसे उसकी खोई हुई पहचान वापस मिल सके। अग्नि में नए कपड़े और पवित्र जल अर्पित किया गया और सत्यदेव बाबा ने पूरे सम्मान के साथ वो अंतिम संस्कार संपन्न किया जो 20 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। इस सम्मान ने अंततः उस आत्मा को मुक्ति दे दी। इस मुक्ति की रस्म के पूरे होते ही लाइब्रेरी में जो फिजिकल बदलाव आया वो सच में चमत्कार जैसा था। रस्म से पहले जो ईएमएफ मीटर पागलों की तरफ फ्लक्चुएट कर रहा था और जो ठंडी हवाएं चल रही थीं, वो सब अचानक रुक गया। ईएमएफ मीटर बिल्कुल शांत हो गया, तापमान पूरी तरह नॉर्मल हो गया और रिकॉर्डर में अब सिर्फ एक गहरा पीसफुल सन्नाटा था। ये इस बात का सबसे बड़ा और सॉलिड प्रूफ था कि वो आत्मा अब हमेशा के लिए जा चुकी है। इस पूरे एक्सप्लेनेयर को एनालाइज करने के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या कुछ भूतिया घटनाएं सच में सिर्फ एक अनकहे सच की गूंज होती हैं, जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही होती हैं? शायद हर डरावनी जगह बुरी नहीं होती। हो सकता है कि वहां कोई ऐसा अनसुलझा दर्द हो जिसे कभी न्याय नहीं मिला। अगली बार जब आप किसी ऐसी हॉन्टेड जगह के बारे में सुने तो जरूर सोचिएगा कि क्या वहां कोई सच दफन है जिसे दुनिया ने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और डीप और तथ्यात्मक विषयों के साथ हम फिर मिलेंगे।